हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नमस्ते एवरीवन। बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस डिमांड्स आ रही थी कि सर इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पर वीडियोस बनाएं। तो आज के लेक्चर में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन स्टार्ट करेंगे और उसके बाद अल्टरनेटिंग करें। तो इस तरीके से इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की जो कुछ वीडियोस, जो कुछ सीरीज हमने पहले स्टार्ट की थी, हम उनको भी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो आज हमारा जो लेक्चर रहेगा वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर रहेगा। और आप जानते हैं कि मेरे फर्स्ट लेक्चर में मैं उस चैप्टर को खत्म कर देता हूं, राइट। अब खत्म करने का मतलब क्या है कि आपको अगर ये फर्स्ट लेक्चर आज समझ में आता है तो पूरा चैप्टर आपको समझ में आ जाता है। सबसे पहले हम रोड मैप डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को कैसे पढ़ना होता है और इसकी क्या नीड है। सी, सबसे पहले हम कोई भी चैप्टर है बेटा, उसके नाम से हम बहुत कुछ जज कर पाते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ओके। नाउ सी, दैट इज मैग्नेटिक। ये जो इंडक्शन है, इंडक्शन का मतलब क्या होता है? पैदा करना, है ना। इंडक्शन का मतलब होता है पैदा करना, ठीक है। तो हम किसको इंड्यूस कर रहे हैं? इलेक्ट्रिसिटी को इंड्यूस कर रहे हैं। तो मैग्नेट की हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी का इंड्यूस होना इज नोन एज ईएमआई। आप इसको शॉर्ट में ईएमआई बोलते हैं। प्लीज आप ये चीजें ध्यान रखें कि फिजिक्स के अंदर किसी भी तरीके का शॉर्ट फॉर्म आप यूज नहीं करते हैं, ओके। लेकिन हम ये बार बार एक इतना लंबा वर्ड लिखने के बजाय हम ईएमआई लिख देते हैं। आप अपने एग्जाम में, सब्जेक्टिव एग्जाम में प्लीज इन टर्म्स का यूज ना करें। सो हमने इसका नाम से मीनिंग समझा कि मैग्नेट की हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी इंड्यूस करनी, ठीक है बात, ओके। सबसे पहले हम इसका रोड मैप डिस्कस करेंगे। सबसे पहले टॉपिक नंबर 1, अंडरस्टैंड। देखिए, आप मैग्नेट वाला चैप्टर पढ़ के आए। मैग्नेट वाले चैप्टर में सबसे पहला एक्सपेरिमेंट आता था ओस्टेड एक्सपेरिमेंट, गॉट इट। अब जो ओस्टेड एक्सपेरिमेंट था उसके कंक्लूजन रिमार्क्स ये थे कि आप कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर लेते हैं तो वो एक मैग्नेट की तरह काम करता है, गॉट इट। तो वहां हमने इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस किया था, लेकिन यहां हम मैग्नेट की हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी इंड्यूस करना चाहते हैं। सो सबसे पहला जो टॉपिक आता है और इस पूरे चैप्टर का हार्ट आप इसको बोल सकते हैं, दैट इज मैग्नेटिक फ्लक्स। अगर आपको इसकी एप्रोप्रिएट नॉलेज नहीं है तो आप ये चैप्टर समझ नहीं पाएंगे। सी, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है बेटा? हम इसको 5b से दिखाते हैं। आप नोट करेंगे, जैसा कि आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा था, वैसा ही ये मैग्नेटिक फ्लक्स है। हम इसको मैग्नेट वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स कहीं ना कहीं आपको नंबर ऑफ फील्ड लाइंस दिखाता है जो किसी एरिया के साथ एसोसिएटेड होती है। सो मैं बहुत कम शब्दों में आपको ये चैप्टर समझाना चाह रहा हूं। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, आप इनको हिंट की तरह लिख लें। हम फिर से इन टॉपिक्स को उठाएंगे। टॉपिक नंबर 1 पूरा डिस्कस करेंगे, टॉपिक नंबर 2 पूरा डिस्कस करेंगे, पर तब तक आप एक आइडिया लीजिए कि इस टॉपिक में होने क्या वाला है। ये जो 5b है, ये हमेशा b वेक्टर डॉट a वेक्टर दिया जाता है। आप सब जानते हैं कि जो a है ये एरिया वेक्टर है। एरिया कोई वेक्टर नहीं होता है, लेकिन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम एरिया को वेक्टर कंसीडर करते हैं। और अगर ये वेक्टर है तो इसकी डायरेक्शन भी होगी। जो एरिया आप मानेंगे, अगर मैं इस बोर्ड को एरिया मानता हूं और इसके साथ फ्लक्स निकालता हूं, मतलब इस एरिया के साथ नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कितनी लिंक्ड है, तो इसका एरिया वेक्टर आप इसके नॉर्मल मानेंगे। ये नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, ये नॉर्मल इधर भी हो सकता है आपकी तरफ, और ये दीवार के अंदर भी हो सकता है, गॉट इट। सो दिस इज 5b वेक्टर डॉट a वेक्टर। आप बहुत अच्छे से देख पा रहे हैं कि फ्लक्स के फॉर्मूले में डॉट प्रोडक्ट आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये स्केलर क्वांटिटी है। दिस वन, आप इसको खोलें, 5b इक्वल्स टू ba cos थीटा, दिस वन। अब ऊपर वाले नोटेशन में आपने b को वेक्टर बोला, a को वेक्टर बोला, और आपने इसको जैसे ही ओपन किया, यू नोटिस दिस थीटा। तो ये थीटा किसके बीच का एंगल है? b वेक्टर और a वेक्टर के बीच का। सो दिस इज एंगल बिटवीन b वेक्टर एंड a वेक्टर, गॉट इट। बेटा, इस चैप्टर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्या है, आप ये फॉर्मूला पढ़ते हैं, आपको फॉर्मूले की असलियत मालूम नहीं होती है। आपने फ्लक्स पढ़ा ba cos थीटा, आपने b देखा, एरिया देखा। अब देखो,
जब तक आपको ये आप इसका सर्जरी नहीं करेंगे कि इसमें कौन क्या है, तब तक आपसे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो सॉल्यूशन है उनमें काफी प्रॉब्लम्स आपको आएंगी। तो सबसे पहले दिस इज अ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड रादर आप इसको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बोलें तो काफी बढ़िया है। ये जो एरिया है ये नॉर्मल एरिया नहीं है, ये वो एरिया है जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है। सो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वाला एरिया लेना है। जैसे मैंने कहा कि ये बोर्ड है मैग्नेटिक फील्ड में है, लेकिन सिर्फ जहां जहां ये मैंने लिखा है अभी ये यहां मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैं सिर्फ इतना एरिया ही इसका फॉर्मूले में पुट करूंगा। सो दिस इज एरिया इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, एरिया इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। गॉट इट? ये जो फ्लक्स है, आप देखो यहां पे बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हम यहीं पे खत्म कर सकते हैं। क्या ये जो फ्लक्स है इसकी कोई एसआई यूनिट भी होगी? जी होगी। तो वो एसआई यूनिट को एक्सप्लेन भी हम करेंगे, इसका कोई डायमेंशन फॉर्मूला भी होगा। तो देखिए ये जो बी है इसका एसआई यूनिट क्या होता है? टेस्ला। एरिया क्या होता है? मीटर स्क्वायर। सो इसका जो एसआई यूनिट बन के आता है दैट इज नोन एज अ वेबर। इसको हम शॉर्ट में डब्ल्यू बी बोलते हैं। अब आप देखेंगे फॉर्मूले से कि जो वेबर है कि किसके बराबर आ रहा है? मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट कौन है? टेस्ला। एरिया की यूनिट कौन है? मीटर स्क्वायर। सो वेबर इज इक्वल्स टू टेस्ला मीटर स्क्वायर। तो सीजीएस यूनिट क्या होती है? जो सीजीएस यूनिट होती है किसकी, हम किसकी बात कर रहे हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स की बात कर रहे हैं, तो वो होती है मैक्सवेल। और रिलेशन देखा गया कि एक वेबर के अंदर 10 की पावर 8 मैक्सवेल होते हैं। आप नोट करेंगे ये बहुत सारी फैक्चुअल डिटेल्स हैं जो आप कहीं पर भी पढ़ सकते हैं, मेरे पढ़ाने से कोई लॉजिक नहीं है इनमें, ठीक है। बट एक जगह आपके नोट्स बने तो सबसे पहला टॉपिक आएगा मैग्नेटिक फ्लक्स, जिसका फॉर्मूला ये होता है, जिसको एलोबोरेट करते हैं तो हमारे सामने 3 टर्म आती हैं, और मैग्नेटिक फील्ड, एरिया एंड द थीटा। गॉट इट? अब इस टॉपिक 1 को पढ़ने के बाद इसमें इंपॉर्टेंस क्या है, अब यहां पे मैं कॉन्सेप्ट लिख रहा हूं। सबसे पहले हम एक एक करके हर टॉपिक का मैं यहां पे पूरा बोर्ड भरूंगा, इसको फिर से पढ़ेंगे, लेकिन आपको इसका इंपॉर्टेंस समझ में आना चाहिए। तो मैं यहां कॉन्सेप्ट लिख रहा हूं, जब जब आप ये टॉपिक पढ़ें तो इस चैप्टर के लिए मैं यहां स्टेटमेंट नंबर 1 लिख रहा हूं, फ्लक्स का होना काफी नहीं है। अब मीनिंग क्या है इस बात का? मैग्नेटिक फ्लक्स का होना काफी नहीं है। जैसे मैंने कहा मैं जिस रूम में खड़ा हूं यहां मैग्नेटिक फील्ड है, इसका मतलब मैं मैग्नेटिक फील्ड में खड़ा हूं, और अगर मान लीजिए मैंने 50 टेस्ला की मैग्नेटिक फील्ड यहां दी है, तो 50 टेस्ला की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपके साथ कनेक्टेड है। वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं तो, लेकिन वो चेंज नहीं हो रही है ना? तो यानी कि फ्लक्स तो हो सकता है। अभी इस बोर्ड में से नंबर ऑफ फील्ड लाइंस मान लीजिए 500 जा रही है। अब नंबर ऑफ फील्ड लाइंस 500 जा रही है तो वैल्यू फ्लक्स की 500 है, तो 500 का होना काफी नहीं है, उससे कुछ नहीं होगा। आप क्या चाहते हो? मैग्नेट की हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी इंड्यूस कराना चाहते हो। सबसे मेन टॉपिक इस चैप्टर का दिल है कौन? मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज होना बहुत जरूरी है। मैग्नेटिक फ्लक्स के होने से काम नहीं चलता है, मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से काम चलता है। तो फ्लक्स का होना काफी नहीं है, रादर फ्लक्स का चेंज होना बहुत जरूरी है। फ्लक्स का चेंज होना बहुत जरूरी है। आई थिंक आपको ये समझ में आ रहा है, फ्लक्स का होना काफी नहीं है, फ्लक्स का चेंज होना बहुत जरूरी है। अब आप जैसे ही ये लाइन पढ़ते हैं बेटा, आप इसका कनेक्शन इसके साथ देखें, इसके साथ आपने कहा सर फाई जो है वो तो बी ए कोस थीटा होता है, सही बात है। लो फाई इक्वल्स टू बी ए कोस थीटा। आप कह रहे हो कि फ्लक्स को क्या करना है? चेंज। नाउ अंडरस्टैंड, मैंने आपके सामने यहां पे वर्ड बोला चेंज। आप चेंज के बारे में छोटी छोटी बातें समझे कि जो चेंज होता है वो फाइनल माइनस इनिशियल होता है। जब जब आप किसी चीज के चेंज के बारे में बात करते हैं तो आपके दिमाग में फाइनल माइनस इनिशियल आना चाहिए। सो दिस इज फाइनल माइनस इनिशियल। बात आती है नोटेशंस की, आप कैसे इसको डिनोट करेंगे? बहुत सारे लोग इसको करली से भी ऐसे भी दिखाते हैं, उसको डी से भी दिखाते हैं, और इसको डेल्टा से भी दिखाते हैं। तो हम ज्यादातर इसका यूज करेंगे डी का, और इसी चीज को आगे आपको नाम दे दिया जाता है डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन का जो एप्लीकेशन पार्ट है, मेडिकल स्टूडेंट ध्यान से सुनिए बेटा, ये तीनों चीजें क्या दिखा रही है? चेंज दिखा रही है। चेंज इन द सेंस फाइनल माइनस इनिशियल। ये जो डी है ये छोटा चेंज है,
ये बड़ा चेंज है, तो स्मॉल चेंज एंड दिस इज लार्ज चेंज। जब जब आपके सामने डी आता है, ये कहीं ना कहीं आपको इंस्टेंटेनियस वैल्यू देता है। जैसे समय के साथ मैंने कहा 5वें सेकंड पर, 6ठी सेकंड पर, किसी इंस्टेंट पर आपको वैल्यू देगा, दिस वन, तो गिव्स अस इंस्टेंटेनियस वैल्यू। और ये क्या है? दिस इज एवरेज वैल्यू। देखिए बहुत सारे टीचर्स आपको मेंशन करते हैं कि फिजिक्स को समझने के लिए मैथ्स जरूरी है। मैथ्स इज अ ब्यूटीफुल लैंग्वेज। मैथ्स के बिना फिजिक्स एक तरीके से अधूरी है। लेकिन मैथ्स का क्या, मैथ्स का एप्लीकेशन पार्ट आपको फिजिक्स में लाना है। वी आर यूजिंग द मैथमेटिकल फिजिक्स, दैट मीन्स यू आर अप्लाइंग द मैथमेटिक्स ऑन द फिजिक्स। आपको वो सीखना है, राइट? आपको मैथमेटिक्स जितना रिक्वायर्ड है यहां पे बताया जा रहा है। अब देखो, आपने ये स्टेटमेंट पढ़ी, सर आप कह रहे हो कि फ्लक्स का होना जरूरी नहीं है, फ्लक्स का होना काफी नहीं है, फ्लक्स का चेंज होना बहुत जरूरी है। तो फ्लक्स कितने तरीके से चेंज हो सकता है भाई? बी से, ए से, थीटा से। अगर बी, देखिए सुनिए, अगर मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड इधर है, ऐसे ऐसे आ रही है किसी एंगल पर, लाइक दिस, आपका एरिया वेक्टर इधर है, तो दोनों में यहां एंगल बनेगा। ये जो एंगल है ये थीटा है। क्या ये मैग्नेटिक फील्ड थोड़ी सी उधर हो सकती है, थोड़ी सी इधर हो सकती है, थोड़ी सी इधर हो सकती है, पर एरिया वेक्टर तो यही है ना, दैट मींस थीटा चेंज हो सकता है। तो ऐसा जो फ्लक्स का चेंज है ये कैसे कैसे लाया जा सकता है? बाय 3 मेथड्स, बाय 3 वेज। कौन कौन? पहला, बाय चेंजिंग बी, आप बी को चेंज कर दें बाय चेंजिंग बी। सेकेंड, बाय चेंजिंग ए एंड बाय चेंजिंग थीटा। गॉट इट? तो यानी कि फ्लक्स को चेंज करने के कितने तरीके हैं? 3 तरीके हैं। आप मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करा के फ्लक्स को चेंज कर सकते हैं। आप एरिया को चेंज करा के, एरिया कौन से वाला? एरिया जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है उसको चेंज करा के, जैसे मान लीजिए मैंने कॉइल ली, और या फिर मैं इसी मार्कर को ले लेता हूं, और मार्कर मान लीजिए यहां मैग्नेटिक फील्ड है, मैंने इस मैग्नेटिक फील्ड में इस मार्कर को डाला और आधा डाल दिया, तो इसका आधा एरिया ही मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है। अगर मैं इसको पूरा डालूंगा तो पूरा एरिया मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, दैट मींस एरिया इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड इज गेटिंग कंसीडर्ड। आपको पूरा एरिया नहीं लेना है, वो एरिया लेना है जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है। गॉट माय पॉइंट? सो अब देखो, अब बात आती है कि सर आप कह रहे हो फ्लक्स का चेंज होना जरूरी है, हमने देखा 3 तरीके से चेंज हो सकता है, तो कितने टाइप के न्यूमेरिकल्स बन गए? 3। बी के चेंज कराने वाले न्यूमेरिकल्स, ए को चेंज कराने वाले न्यूमेरिकल्स, और थीटा को चेंज कराने वाले न्यूमेरिकल्स। गॉट माय पॉइंट? ओके, सो दैट इज द टॉपिक नंबर 1। छोटी छोटी बातें हमने यहां डिस्कस की, ये बहुत ही फैक्चुअल डाटा है। दूसरा, यहां देखिए, आप जब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला देखते हैं, सी, तो बात आती है फाई इक्वल्स टू बी ए की। थीटा इज अ डायमेंशनल क्वांटिटी, तो उसके बारे में तो हमें कोई डिस्कशन करना नहीं है। अगर हम बी का और ए का देखें, अब बात आती है कि सर अगर इसका डायमेंशनल फॉर्मूला देखना है तो मुझे बी का डायमेंशनल फॉर्मूला पता होना चाहिए और ए का भी पता होना चाहिए। ए का तो हमें पता है कि इसका डायमेंशनल फॉर्मूला L2 आता है, गेटिंग माय पॉइंट, मीटर स्क्वायर, सही है। लेकिन अगर बी का देखना है तो याद कीजिए F इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा होता था। इसका कोई यूज नहीं है डायमेंशन में, तो इसलिए हमने यहां से बी को देखा एंड दिस इज F बाय में क्यू वी। अब आप बोले सर बी का तो हमें अभी भी नहीं मालूम है, इसके लिए F का पता होना चाहिए, क्यू का पता होना चाहिए, वी का पता होना चाहिए। अब फोर्स का भी नहीं मालूम, तो क्या आप इसको एम में लिख सकते हो? दुनिया की कोई भी फोर्स एम ए के बराबर है। तो क्यू वी, क्यू क्या है? A1 T1। आप सब जानते हैं कि I जो होता है वो चार्ज अपॉन टाइम होता है, तो यहां से जो करंट की डायमेंशन होती है वो फंडामेंटल यूनिट्स में गिनी जाती है, सो दैट इज एम्पियर एंड दिस इज टाइम। सो A1 T1 इज द यूनिट ऑफ डायमेंशन ऑफ चार्ज। नीचे वेलोसिटी चल रही है, तो वेलोसिटी चल रही है तो क्या होता है? मीटर पर सेकेंड, दैट इज L1 T minus 1। मास का पता है आपको, this one, ये क्या है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन, दैट इज L1 T minus 2। इसका मतलब इस b को, इसके b के डायमेंशन को वहां से देखें, क्या मैंने यहां पे M1 L1 T minus 2 ब्रैकेट, a क्या है? L2, दैट इज A1 T1 T minus 1।
यहां से ये जा रहा है, ये L1, यहां L2 है, ये देखिए क्या है A1, नीचे सिर्फ A1 बचेगा, मैं पूरा लिख देता हूं आपके लिए, A1 T1 एंड T-1, L1 T-1, L1 T-1, गॉट इट। सो आप देखें क्या ये T1 से T1 कैंसिल हो रहा है, यहां पे एक यहां कैंसिल हो रहा है 1 1, तो ये L2 बन रहा है ऊपर, ये L1 से L1 कैंसिल हो गया, दिस वन, सो दिस इज M1 L2 T-2 A-1, सो दिस इज फाई का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, M1 L2 T-2 A-1, सो दिस इज अ डायमेंशन फॉर्मूला। तो बहुत सारे बच्चे इसको क्या करते हैं, इसको याद करने की कोशिश करते हैं, नहीं, हमें याद नहीं करना है, आपको कॉन्सेप्ट पे जाना है। भाई मुझे इसका फॉर्मूला लिखना है, डायमेंशन फॉर्मूला लिखना है, तो मुझे इस क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला पता होना चाहिए, और अगर मुझे इसका फॉर्मूला याद नहीं है तो हम इसके जो मेन फॉर्मूला है, मैंने यहां से देखो इसको मैंने यूज किया, दिस वन, सो आप यहां से इसका डायमेंशन फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। सो आई थिंक फ्लक्स के बारे में आई थिंक मैंने बहुत सारी चीजें आपको बताई हैं, और ऑलमोस्ट मैंने बता ही दी है। हम दोबारा से इसको पढ़ेंगे, एक नए अप्रोच से पढ़ेंगे, लेकिन ये सारी बेसिक चीजें आप अपने नोट्स में लिख सकते हैं। उसके बाद आप हेडिंग डालें टॉपिक नंबर 2। अब फ्लक्स के चेंज होने से क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस होती है। अब ईएमएफ क्या होती है, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस, लेट मी राइट इट। आप तब तक इसको नोट कर लें पॉज करके। उसके बाद आप आते हैं टॉपिक नंबर 2 पर। जो टॉपिक 2 है, अच्छा एक चीज और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि बहुत सारी किताबें जो कंटेंट देती है, यानी कि जो सीरीज होती है, इस टॉपिक के बाद ये वाला टॉपिक, ये वाला टॉपिक, उनका भी एक रीजन होता है, लेकिन आपको सारी चीजें किताबों की नहीं माननी है, ठीक है। तो टॉपिक नंबर 2, जिस तरीके से मैं कंटेंट, ये रोड मैप आपको दे रहा हूं, आप इसी तरीके से पढ़िए। सबसे पहले आता है फैराडेज लॉ। फैराडेज लॉ, फैराडे ने अपने लॉ दिए किसके लिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लिए। कितने लॉ दिए, 2 लॉ, फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ। छोटी छोटी बातें आपको समझ में आनी चाहिए, जैसे कि ईएमएफ। ये जो ईएमएफ है बेटा, नाम से फुल फॉर्म से, केमिस्ट्री वाले टीचर आपको फुल फॉर्म बताते हैं, फिजिक्स वाले आपको लॉजिक बताते हैं। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, अब ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को आप क्या बोलते हैं, दिस इज अ मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। कब, जब आपने अपने सेल से कोई भी करंट विड्रॉ नहीं किया है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक नया सेल है और इसको मैंने किसी सर्किट में कनेक्ट नहीं किया है, तो अभी इससे कोई भी करंट विड्रॉ नहीं हो रहा है। और मान लीजिए ये 5 वोल्ट का सेल है तो 5 वोल्ट इसकी ईएमएफ है, पर जैसे ही मैं किसी सर्किट में इसको कनेक्ट करूंगा, इसकी पोटेंशियल ड्रॉप करना शुरू कर देगी। यानी कि कुछ समय के बाद आप देखेंगे आपके सेल की जो वर्किंग है वो एज कंपेयर टू अर्लियर वो कम हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं इसकी जो वोल्टेज होगी 5 वोल्ट की जगह 4.8 रह जाएगी, 4.7 रह जाएगी, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। तो जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस था वो कौन था, 5, दैट इज नोन एज ईएमएफ। जब उसने काम करना शुरू किया, वहां से करंट विड्रॉ शुरू हुआ, तो वो क्या बन गया, पोटेंशियल डिफरेंस बन गया। सो दैट इज मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन नो करंट इज गेटिंग विड्रॉन फ्रॉम द सेल। सो इसने क्या कहा, पहला लो, पहले कॉन्सेप्ट से क्या सीखा, फ्लक्स का चेंज होना बहुत जरूरी है। किसने बताया, इसने बताया। ये कहता है कि फ्लक्स के चेंज होने से ईएमएफ इंड्यूस होती है, पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, है ना। और अगर आपका सर्किट कंप्लीट है तो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से चार्ज फ्लो करता है और करंट बनता है, सही है। सो पहला लॉ क्या कहता है, फ्लक्स के चेंज होने से ईएमएफ इंड्यूस होती है। फ्लक्स के चेंज होने से ईएमएफ इंड्यूस होती है। अब आपके दिमाग में सवाल आता है, सर कितनी ईएमएफ इंड्यूस होती है, ये कौन बताएगा, सेकंड लॉ। अब आपने कहा सर ईएमएफ इंड्यूस हो गई, पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस, खाली पोटेंशियल डिफरेंस से काम नहीं चलेगा, हम सर्किट पूरा करेंगे और उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से करंट को चलाएंगे, तो उस करंट की डायरेक्शन क्या होगी, तो कहीं ना कहीं ईएमएफ की डायरेक्शन की हम बात करेंगे, इंडक्शन की डायरेक्शन की बात करेंगे, तो वो भी हम एक लॉ से पढ़ेंगे। तो पहला लॉ क्या है,
कि फ्लक्स के चेंज होने से ईएमएफ इंड्यूस होता है। सेकेंड लॉ क्या है कि ईएमएफ कितना इंड्यूस होता है वो ये बताएगा। तो फ्लक्स के चेंज होने से कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा। अब आप देखते हैं किसी भी चीज का जो चेंज है वो 99% केसेस में हम समय के हिसाब से देखते हैं। तो जो फ्लक्स है, फ्लक्स वो समय के साथ चेंज हो रहा है। सो दैट इज E इक्वल्स टू माइनस डी फाइव बाई डी टी। इसको देखें, इसको दैट इज द, देखो अगर हम अलग अलग बोले तो ये चेंज है, चेंज किसमें, फ्लक्स में, किसके साथ, टाइम के साथ। लेकिन अगर हम देखें ये जो फ्लक्स है, अब यहां पे आपको सवाल कैसे कैसे देगा, फ्लक्स दे देगा, बोलेगा ईएमएफ निकालिए। तो ये ईएमएफ कितनी ईएमएफ इंड्यूस हुई, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के बराबर। जिस रेट से फ्लक्स चेंज होगा उसी के बराबर ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी। सो ईएमएफ कितनी इंड्यूस हुई इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। डन। तो आपको दो लॉ समझ में आते हैं कि फैराडे ने दो लॉ दिए। एक फर्स्ट लॉ जिसने बताया कि फ्लक्स के चेंज होने से ईएमएफ इंड्यूस होती है और कितनी इंड्यूस होती है, ये सेकंड लॉ बताता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द फैराडे लॉ। गॉट माय पॉइंट? दिस वन। अब आते हैं इसके बाद लेंजेस लॉ पर। लेंज लॉ एक एक एग्जांपल देके मैं आपको यहां समझाऊंगा, इसको बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, 10-15 न्यूमेरिकल करेंगे तब समझ में आएगा। लेंज लॉ क्या कहता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन देता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन देता है। सही है बेटा। जो लेंज लॉ है, लेंज लॉ, इसने कहा इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन देगा। कैसे, पहले इस लॉ की स्टेटमेंट देखते हैं। ये कहता है, आप इसको हिंदी में लिखें जैसे मैं लिखवा रहा हूं ताकि आपको मेरी जरूरत बाद में ना पड़े। ये कहता है कि ईएमएफ ऐसी डायरेक्शन में इंड्यूस होगा, ईएमएफ इस तरीके से इंड्यूस होगा, इस तरीके से इंड्यूस होगा कि जिसने उसको इंड्यूस किया है उसी को मार देगा। इसका मतलब जिसने उसको पैदा किया उसी को मार रहा है। इस तरीके से इंड्यूस कराना है। उसका रीजन भी हम बताएंगे क्या, क्यों होता है ऐसा। इंड्यूस होगा कि जिसने उसको इंड्यूस किया, जिसने उसको इंड्यूस किया उसी को खत्म कर देगा। अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर आप ये जिस तरीके से लिखवा रहे हैं क्या यही सब हमें एग्जाम में लिखना है? एग्जैक्टली जब हम इनको टॉपिक वाइज पढ़ेंगे तो आई विल बी गिविंग द प्रॉपर डेफिनेशन। आप अंग्रेजी में बना सकते हैं, देखिए आप हिंदी, आप भारत में रह रहे हैं आजकल, इंडिया में नहीं रह रहे हैं, तो आपको हिंदी को प्रेफरेंस देनी चाहिए चीजों को समझने में। देखो हिंदी के थ्रू समझोगे तो लंबे समय तक टिकेगी और अंग्रेजी को समझेंगे तो भूल जाओगे, है ना। सो क्या है, ये कहता है कि ईएमएफ इस तरीके से इंड्यूस होगा कि जिसने इसको इंड्यूस किया है उसी को ये खत्म कर देगा। कैसे, इसका एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक कॉइल है, इस कॉइल में आपने एक गैल्वेनोमीटर लगाया और ये मैग्नेट है, दिस वन, नॉर्थ साउथ। एक बात दिमाग में रख के चलिए, कोई भी सर्किट अपने अंदर किसी तरीके का चेंज नहीं चाहेगा क्योंकि वो एक स्टेबल स्टेट में है ना, एक इक्विलिब्रियम स्टेट में है। अब मान लीजिए ये जो नॉर्थ पोल जो है वो इस कॉइल के अंदर एंटर कर रहा है। अब सबसे पहले तो आप नोट कीजिए, अगर आप बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाएंगे तो इस तरीके से ये इसको टच करके जाएंगी, है ना। इसका मतलब लैंग्वेज सुनिए ध्यान से, हर सब्जेक्ट की और हर चैप्टर की एक लैंग्वेज होती है, जब तक आपको नहीं आएगी वो चैप्टर नहीं आएगा। इस कॉइल के साथ नंबर ऑफ फील्ड लाइंस लिंक्ड है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस लिंक्ड विद द कॉइल। ये क्या है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस linked with the coil. ओके, क्या नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो होती है क्या वो तो फ्लक्स होता है जी। तो इसका मतलब इस कॉइल के साथ लिंक्ड फ्लक्स, इसको क्या बोल सकते हैं, कॉइल के साथ लिंक्ड फ्लक्स।
अब देखो ये कॉइल के साथ लिंक्ड फ्लक्स है लिंक तो है, ये मैग्नेट इसके पास रखा है, लेकिन क्या रखे होने से कुछ काम चलेगा क्या? क्या फ्लक्स के होने से काम चलेगा क्या? नहीं, उसको चेंज करना पड़ेगा। वो चेंज कैसे होगा? देखो इसको मैं पास लाऊंगा तो इसके साथ बहुत सारी लाइंस लिंक्ड हो जाएंगी। जितनी लाइंस यहां लिंक्ड है उतनी नहीं रहेंगी, उससे बढ़ जाएंगी या घट जाएंगी। घटेंगे कब? जब इसको दूर ले जाएंगे। जब आप अंदर लाएंगे तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस बढ़ रही है ना। तो यहां पे कॉइल के साथ लिंक्ड फ्लक्स, हम लेंजेस लॉ की बात कर रहे थे। लेंज लॉ के अंदर सी मैंने एग्जांपल लिया था कि अगर आप एक कॉइल लेते हैं और इस कॉइल के अंदर आपने एक गैल्वेनोमीटर लगाया और यहां एक मैग्नेट है, जैसा कि मैं अभी बता रहा था आपको कि जो नॉर्थ है, नॉर्थ हम इस मैग्नेटिक इस कॉइल के अंदर ला रहे हैं, तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस लिंक्ड विद द कॉइल चेंज हो जाएंगी। अगर आप इसको अंदर लाएंगे तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस बढ़ जाएंगी, आप इसको दूर ले जाएंगे नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कम हो जाएंगी। तो इसका मतलब मैंने वहां स्टेटमेंट क्या लिखी कि फ्लक्स के चेंज होने का रीजन ढूंढिए। क्या रीजन है? इस नॉर्थ का इधर आना, और मैंने बोला जो कुछ हो रहा है वहां यहां होना नहीं चाहिए। तो क्या क्या होना चाहिए? सी नॉर्थ इधर आ रहा है, आप बोले अपने आप से कि क्या नॉर्थ इधर आना चाहिए? तो आप बोलेंगे नहीं। अब नहीं के लिए इधर क्या क्रिएट होना चाहिए? इधर क्रिएट होना चाहिए नॉर्थ। नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल करेगा, यहां साउथ आता तो यहां साउथ बनना चाहिए था। और क्लॉक रूल कहता है कि क्लॉकवाइज करंट चलेगा तो साउथ पोल बनेगा और एंटी क्लॉकवाइज चलेगा तो नॉर्थ पोल बनेगा। सो अगर मान लीजिए ये है, अब मैं नॉर्थ इधर ले जा रहा हूं तो इधर सामने से मुझे एंटी क्लॉकवाइज कुछ दिखे तो वहां नॉर्थ पोल बनेगा और इस आने वाले नॉर्थ को ये रिपेल कर देगा। तो आपने क्या देखा? जो फ्लक्स के चेंज होने का रीजन है वही तो ईएमएफ के इंड्यूस होने का रीजन है। तो ईएमएफ इस तरीके से इंड्यूस हो रहा है कि जिसने उसको इंड्यूस किया है वो उसी को क्या कर देगा? खत्म करेगा। ओके, सो हम यहां देखेंगे कि नॉर्थ इधर आए तो आप बोलिए कि नॉर्थ इधर नहीं आना चाहिए, तो इधर क्या बनेगा? नॉर्थ। इधर साउथ, इधर नॉर्थ दूर जाए तो आप बोलिए नॉर्थ दूर नहीं जाना चाहिए, तो उसको रोकने के लिए इधर क्या बनना चाहिए? साउथ, है ना। सो इस तरीके से लेंज लॉ हमारे को क्या देता है? इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन देता है। इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन देता है। ओके, तो हम लोगों को ये बातें समझ में आती है। नाउ अंडरस्टैंड। इसके बाद टॉपिक नंबर 3 की हेडिंग डालिए। टॉपिक नंबर 3 में सीखेंगे न्यूमेरिकल सॉल्विंग टेक्टिक्स। हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, 15-20 न्यूमेरिकल करेंगे, डोंट वरी। सो टिल देन राइट द टॉपिक नंबर 3। टॉपिक नंबर 3 में आप लोगों को मैं न्यूमेरिकल सॉल्विंग टेक्टिक्स के बारे में डिस्कशन कर रहा हूं। तो आप हेडिंग डालिए न्यूमेरिकल सॉल्विंग टेक्टिक्स। अब आपको बड़ी हैरानी होगी कि सर न्यूमेरिकल सॉल्विंग जो टेक्टिक्स हैं उनमें न्यूमेरिकल सॉल्विंग टेक्टिक्स आपने अभी तक चैप्टर नहीं पढ़ाया है, लेकिन बिना चैप्टर किए हम कैसे न्यूमेरिकल सॉल्विंग टेक्टिक्स के बारे में डिस्कशन कर सकते हैं? हमने जहां तक किया है उसमें क्या क्या न्यूमेरिकल बनेंगे। देखिए, आप सबसे पहले आप इसको देखिए। आपने फ्लक्स के बारे में बात की, आपने कहा सर फ्लक्स का चेंज होना बहुत जरूरी है, फ्लक्स के चेंज होने से काम नहीं चलेगा। तो ये खाली फाई हमारे किसी काम का नहीं है। तो यहां पे क्या आएगा? डेल्टा फाई। जैसा कि मैंने अभी आपको डिस्कस किया कि चेंज जो होता है वो डेल्टा फाई, डेल्टा से दिखाएंगे। सो दिस इज चेंज इन फ्लक्स। अब आपने कहा सबसे पहले कि चेंज इन फ्लक्स निकालिए, तो ये कितने तरीके से निकल सकता है? दिस इज चेंज इन फ्लक्स। सो इसके कितने न्यूमेरिकल बनेंगे आप बताइए? 3। तो ये जो डेल्टा फाई है ये ड्यू टू किसके वजह से होता है? डेल्टा बी से हो सकता है, डेल्टा ए से हो सकता है और डेल्टा थीटा से हो सकता है। यानी कि बी के चेंज करने से, ए के चेंज करने से और थीटा के चेंज करने से ये सारी चीजें हो सकती है। और फैराडे ने कहा कि फ्लक्स के चेंज होने से ईएमएफ इंड्यूस होती है। ईएमएफ इंड्यूस होती है। अब ईएमएफ इंड्यूस को हम ई से दिखाते हैं। तो फैराडे ने अपना लॉ भी दिया, सेकंड लॉ, कि E इक्वल्स टू माइनस d∅dt। अभी आप लेंज लॉ पढ़ के आए तो ये जो माइनस है ये कहीं ना कहीं किसको दिखा रहा है? ये लेंज लॉ को दिखा रहा है। गॉट इट? लेकिन डायरेक्शन के साथ साथ अगर हमें मैग्नीट्यूड की जरूरत हो तो हम माइनस d∅dt को किस में लिखते हैं? मोड में लिखते हैं। यानी कि फ्लक्स के चेंज होने से जितना ईएमएफ इंड्यूस होगा उस तरीके से हम कहां आएंगे? ईएमएफ इंड्यूस पे आएंगे। अगर आपका सर्किट कंप्लीट है तो उसके अंदर करंट भी बनता है
जिसको हम नाम देते हैं इंड्यूस करंट। सो दिस इज इंड्यूस करंट। बेटा आप इस चैप्टर में नोट करेंगे हर न्यूमेरिकल की शुरुआत कहीं ना कहीं यहां से होती है, यही हर चीज का कारण है। अगर आप इसको करवा नहीं पा रहे हैं तो कोई इंड्यूस करंट नहीं है, कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं है। सो यहाँ पे इंड्यूस करंट पे आने के लिए याद कीजिए, आपने सबने ओम्स लॉ पढ़ा। अब ओम्स लॉ क्या होता है आई एम नॉट डिस्कसिंग, लेकिन फॉर्मूला आप देखें V इक्वल्स टू आई आर। ये I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V से भी आता है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I से भी आ जाता है। दोनों स्टेटमेंट सही है, पर मोर अप्रोप्रिएट लॉ की जो स्टेटमेंट है दैट इज I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। लेकिन स्टेटमेंट के साथ साथ अगर आप ये एम्फेसाइज कर रहे हैं कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I कैन नॉट बी, वो हो नहीं सकता है, तो ये गलत है। ऐसा नहीं है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I भी अपनी जगह पे सही है, जहां थ्योरी आती है वी विल डिस्कस दैट। सो फॉर्मूला क्या है, V इक्वल्स टू आई आर। तो करंट निकालने का तो एक ही फॉर्मूला है, दैट इज I इक्वल्स टू V अपॉन R। दिस वन I इक्वल्स टू V अपॉन R। तो इंड्यूस्ड करंट को अगर हम यहां I से दिखा रहे हैं, तो यहां तक आने के लिए जो ईएमएफ इंड्यूस हुई है उसके नीचे हम रेजिस्टेंस लगा दें। आप जिसके अंदर भी ईएमएफ इंड्यूस कर रहे हैं उस कॉइल का रेजिस्टेंस कौन है, R। जब आपके सामने ईएमएफ इंड्यूस और इंड्यूस करंट आ जाता है तो आपके सामने पावर आ जाती है कितनी कंज्यूम हुई है, सो दैट इज P इक्वल्स टू V इनटू I। सो दिस विल बिकम E इनटू I। ओके, तो एक क्वेश्चन किसका बनेगा, पावर का। सो दैट इज 1, दैट इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4। अब समझिए कि अगर करंट सर्किट में चल रहा है तो पक्का चार्ज भी चला होगा, तो आपसे ये पूछा जाएगा कि बताइए कितना चार्ज सर्किट में फ्लो किया। तो कितना चार्ज सर्किट में फ्लो किया, तो यहां से हम देखेंगे, आप देखें यहां पे हम इसकी हेडिंग डालते हैं 5। दिस इज चार्ज फ्लोन इन द सर्किट, इन द सर्किट। तो I का फॉर्मूला क्या होता है, dq बाई dt। dq क्या आएगा, I dt। अगर आपको चार्ज चाहिए कि छोटा चार्ज चाहिए, आपको तो क्यों चाहिए, तो dq इस d को खत्म करने के लिए सांप आएगा, दैट इज dq इंटीग्रेशन। सो दिस इज I dt, दिस वन। सो ये क्या है, q एंड दिस इज I dt। तो सर्किट में कितना चार्ज चला ये भी आप निकाल सकते हैं। यू सी द कनेक्शन, इससे ज्यादा क्या ही होगा। अब ईएमएफ इंड्यूस निकालने के कुछ और तरीके भी आएंगे, मैं यहां पे खत्म कर रहा हूं, जो कि मैंने अभी डिस्कस नहीं किए हैं, फिर भी मैं यहां लिख देता हूं। देखो ई को इंड्यूस करने के लिए कॉइल के अंदर फॉर्मूला आएगा एल डी आई बाई डी टी एंड ई इक्वल्स टू एम डी आई बाई डी टी। ओके, दिस वन ये भी हम सीखेंगे। तो आप एक ही फ्लो चार्ट के अंदर ये भी लिख लें, ये मैं डिस्कस करूंगा। ये आप किसमें देंगे, ये आपका सेल्फ इंडक्शन में आएगा, टॉपिक आएगा सेल्फ इंडक्शन, और ये क्या आएगा, म्यूचुअल इंडक्शन, जो अभी मैं डिस्कस कर रहा हूं आगे। ओके, तो आप इस फ्लो चार्ट को अपना मेंटेन करके रखें। तो इस तरीके से हमारी न्यूमेरिकल सॉल्विंग चलती है इस चैप्टर के अंदर। गॉट माय पॉइंट। नाउ इसको पॉज कीजिए और आप लिख सकते हैं। टॉपिक नंबर 4, हेडिंग डालिए इंडक्टेंस। टॉपिक 4 जो है, टॉपिक 4 दैट इज इंडक्टेंस। अब एक तरीके से ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। बनाने में बहुत सारे टॉपिक्स बना सकते हैं। देखिए इंडक्टेंस क्या होता है, आपने मैकेनिक्स में इनर्शिया सुना होगा कि कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में रहेगी। इसी तरीके से इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अंदर किसी सर्किट के पास एक प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो अपने अंदर आने वाले चेंज को अपोज करता है। किसी भी तरीके का चेंज आएगा वो उसको अपोज करेगा। सो दिस इज लाइक inertia in the mechanics, inertia in the mechanics। ये एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है, जो आप चाहेंगे तो आएगी या नहीं चाहेंगे तो नहीं आएगी, ऐसा नहीं है, ये है तो है। सो दिस इज इनहेरेंट प्रॉपर्टी। व्हाट डू मीन बाय इनहेरेंट प्रॉपर्टी, मतलब अब आप चाहते हैं कि सर्किट के अंदर इंडक्टेंस हो, इंडक्टेंस हो तो आएगा, और अगर नहीं चाहेंगे तो नहीं आएगा, ऐसा नहीं है, ये है तो है। सो इनहेरेंट प्रॉपर्टी। अब यहां पे इस इंडक्टेंस में मैंने क्या कहा कि किसी भी तरीके का चेंज अगर फ्लक्स में या किसी भी तरीके का चेंज करंट में, ईएमएफ में, फ्लक्स में
आ रहा है सर्किट में, तो सर्किट नहीं चाहेगा कि वो आए। तो यहां आपको दो टॉपिक देखने को मिलते हैं, पहला इज सेल्फ इंडक्शन एंड अनदर वन इज म्यूचुअल इंडक्शन। ओके, सो मैंने कहा था आपको, मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं पहली वीडियो में, एक वीडियो में पूरा चैप्टर खत्म करूंगा, आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा और फिर एक एक करके हम ये सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे। तो सेल्फ इंडक्शन ये कंप्लीट नहीं है, दिस इज अ इंट्रोडक्टरी पार्ट। सो सेल्फ इंडक्शन इज, इसको देखिए, ये यहां पे मैंने एक कॉइल ली, ओके, और यहां पे सेल्फ इंडक्शन में मैंने यहां पे एक तरीके का एक बैटरी लगाया और यहां से मैंने किसको करंट चेंज किया। अब देखो, क्या ये करंट कैरिंग कॉइल है? यस। अगर ये करंट कैरिंग कॉइल है तो ये मैग्नेट की तरह काम कर रही है, और मैग्नेट की तरह अगर काम कर रही है तो इसके साथ क्या लिंक्ड है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जिसको हम फ्लक्स बोलते हैं। तो इसके साथ फ्लक्स तो है। अब मैंने कहा था कि अगर मैं बी चेंज कर दूं तो फ्लक्स चेंज हो जाएगा। अब मैं यहां क्या कर रहा हूं, इस यहां पे अगर 5 वोल्ट की बैटरी लगी है, मैं 10 वोल्ट की लगा देता हूं, 7 वोल्ट की लगा देता हूं, यानी कि मैंने करंट की अमाउंट को बढ़ा दिया, घटा दिया। तो आई कैन बी इंक्रीज और आई कैन बी डिक्रीज्ड। तो इस ऐसा करने से वी आर चेंजिंग व्हाट? फ्लक्स। ऐसा करने से फ्लक्स चेंज हो रहा है, किसके साथ? इसके साथ। अब इसके अपोजिट, इसको बोलते हैं बैक ईएमएफ। इसका मतलब मैंने एक कॉइल के अंदर करंट चेंज किया, करंट चेंज करने से उसमें फ्लक्स चेंज हुआ, और फ्लक्स के चेंज होने से ईएमएफ इंड्यूस हो गई, इंड्यूस्ड इन द सेम कॉइल, same coil, that is back EMF. Back EMF does mean it is following the Lenz's law. That means you are changing the current. मैंने अभी क्या कहा? इंडक्टेंस है इसके पास एक ऐसी प्रॉपर्टी है, ये नहीं चाहती कि करंट चेंज हो। आपने क्या किया? आपने करंट चेंज किया। आप चाहते थे फ्लक्स चेंज हो, इसलिए किया। इसलिए इसने क्या किया? ईएमएफ इंड्यूस कर दिया। ये कह रही है नहीं करना है। इसका मतलब करंट चेंज कर रहे थे, ये नहीं चाहती थी करंट चेंज हो, इसलिए बैक ईएमएफ इंड्यूस हुआ विद द हेल्प ऑफ लेंजेस लॉ, एंड दैट्स व्हाई दैट इज नोन एज अ बैक ईएमएफ व्हिच इज अपोजिंग द चेंज इन करंट। सो दैट इज। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। सेल्फ इंडक्शन क्या है? जब आप एक कॉइल के अंदर करंट चेंज करते हैं, फ्लक्स चेंज होता है और उसी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है अकॉर्डिंग टू द फैराडे लॉ, है ना। ये किसकी वजह से आई है? डायरेक्शन आई किसकी वजह से? इसकी डायरेक्शन किस वजह से आ रही है? लेंज लॉ की वजह से। और इसकी जो अमाउंट है वो किसकी वजह से आ रही है? कितनी इंड्यूस होगी? वो फैराडे लॉ ने बताया। सही है। अब देखिए यहां पे क्या होता है, इस कॉइल के साथ लिंक्ड, इस कॉइल के साथ लिंक्ड जो फ्लक्स है, फ्लक्स देखा गया कि वो इस बात पे डिपेंड करता है कि करंट कितना है। सही बात है भाई, इसके साथ फ्लक्स कितना लिंक्ड है वो तो इस करंट की वजह से ही है ना। जितना ज्यादा करंट भेजेंगे उतना ज्यादा फ्लक्स लिंक्ड हो जाएगा। सो फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। हमने देखा कांस्टेंट हटाया, प्रोपोर्शनलिटी हटाया, एक कांस्टेंट आया नोन एज एल। अब यहां पे जो एल है इसके ऊपर पूरी कहानी चलेगी। ये क्या? एल इज नोन एज अ कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। सोचो, अभी आपने बोला कि सर देखो फाई इक्वल्स टू एल आई, पहला फॉर्मूला है। एक फ्लक्स का चेंज किया, क्या इंड्यूस हुआ? ईएमएफ। तो यहां से अगर फैराडे का लॉ लगाएं तो क्या E इक्वल्स टू माइनस डी फाई बाई डी टी होगा। आप इस फाई की वैल्यू यहां से भरें तो ये एल आई, एल बाहर आएगा तो अंदर बचेगा एल डी आई बाई डी टी। सो दिस इज माइनस एल डी आई बाई डी टी। तो सेकेंड फॉर्मूला क्या बना? E इक्वल्स टू माइनस एल डी आई बाई डी टी, दिस वन। ओके, सो आप इसको नोट कीजिए, E इक्वल्स टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। अब म्यूचुअल इंडक्शन में क्या होता है? आपके पास एक कॉइल है, यहां पे आपने गैल्वेनोमीटर लगाया, एक दूसरी कॉइल इसके पास रखी है, इस कॉइल के अंदर एक बैटरी हमने लगाई, है ना। इस कॉइल में हमने एक बैटरी लगाई, दिस वन। ओके, अब आपने क्या किया? इसके अंदर करंट जा रहा है, ध्यान से नोट कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ जो फ्लक्स लिंक्ड है, इसके साथ फ्लक्स लिंक्ड, मैंने कहा इसका फाई, यहां लिखते हैं इसका फाई इस बात पर डिपेंड कर रहा है। देखो इसमें करंट जाएगा तो ये मैग्नेट की तरह काम करेगी, मैग्नेट की तरह काम करेगी तो इसकी फील्ड लाइंस इसके साथ भी लिंक्ड होंगी, लाइक दिस। और अगर इसके साथ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक्ड होंगी तो इसका फ्लक्स होगा, और ये फ्लक्स इस बात पर डिपेंड कर रहा है। मान लीजिए कॉइल ए है, ये कॉइल क्या है? बी।
फाई, दिस इज ए, दिस इज बी। तो ए का फ्लक्स इस बात पर डिपेंड कर रहा है कि आई बी में कितना है, मतलब उसमें कितना करंट चल रहा है। जितना ज्यादा करंट चलेगा उतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनेगा, जितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनेगा उतनी ज्यादा फील्ड लाइंस इसके साथ लिंक्ड होगी और फ्लक्स चेंज हो जाएगा। तो इसका मतलब इसका फाई इसके करंट पर डिपेंड कर रहे हैं लोग। तो जो फाई है, फाई प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे, फाई इक्वल्स टू एम आई, तो इसका नाम क्या बना, दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। What my point? This is a coefficient of mutual induction. What it is? अगर यहां से EMF देखी जाए, ये EMF किसमें इंड्यूस हुई है, इसमें। किसमें चेंज किया था, इसमें। इसका मतलब म्यूचुअल का मतलब है आप करंट किसी में चेंज करते हो और EMF किसी में इंड्यूस होता है। मतलब नेबरिंग कॉइल में करंट चेंज किया और EMF इंड्यूस हुआ दूसरी कॉइल में, बी में चेंज करने से ए में इंड्यूस हो रहा है। इसमें क्या हो रहा था, इसी में चेंज किया और इसी में इंड्यूस हो गया, दैट इज नोन एज अ सेल्फ इंडक्शन। एंड ये क्या है, E इक्वल्स टू माइनस डी फाई बाई डी टी। सोल्व करेंगे, E इक्वल्स टू माइनस एम डी आई बाई डी टी। अब आपको ये पता होगा कि माइनस लेंज लॉ की वजह से आ रहा है, वो इंडक्टेंस की प्रॉपर्टी की वजह से आ रहा है, अपोज कर रही है। चलो यहां देखते हैं एल की। ये जो एल है, एल अगर मैं यहां पे आई की वैल्यू 1 एम्पियर भरूं और यहां पे डी आई बाई डी टी, वेट ए मिनट, यहां पे डी आई बाई डी टी की वैल्यू 1 एम्पियर पर सेकेंड भरूं, तो क्या ये एल ई के बराबर आएगा। यहां पे आई की वैल्यू 1 भरूं तो क्या ये एल फाई के बराबर आएगा, यस। ऐसे यहां पे इस आई की वैल्यू 1 भर दें और इस डी आई बाई डी टी की वैल्यू 1 एम्पियर पर सेकेंड भर दें। ऐसा करना है, क्यों करना है ऐसा, क्योंकि मुझे एल डिफाइन करना है। व्हाट डू मीन बाय एल, व्हाट डू मीन बाय एम। देखो यहां पे आई को 1 एम्पियर भरा तो फाई आ गया, तो हम क्या बोलेंगे, एक किसी कॉइल के साथ, किसी कॉइल में जब 1 एम्पियर का करंट चलता है तो कितना फ्लक्स लिंक्ड होता है उस कॉइल में इज नोन एज एल। डी आई बाई डी टी, आई बाई डी टी मतलब समय के साथ करंट चेंज हो रहा है। जब किसी कॉइल में 1 एम्पियर पर सेकंड के रेट से करंट चेंज होगा, उसमें कितनी ईएमएफ इंड्यूस होगी, उसी ईएमएफ इंड्यूस को ही क्या बोलेंगे, एल। अब इसको 1 भरेंगे तो एल ई के बराबर आएगा ना, तो एल क्या बन गया, इंड्यूस्ड ईएमएफ। कब, जब 1 एम्पियर पर सेकंड के हिसाब से करंट चेंज हुआ। और यहां पे करंट इतना चल रहा था, कितना फ्लक्स लिंक्ड होगा, वो क्या बन जाएगा, एल। गॉट माय पॉइंट। यहां आइए, पढ़ने का तरीका। जब साथ वाली कॉइल में 1 एम्पियर का करंट चलता है तो साथ वाली ये नेबरिंग कॉइल में कितना फ्लक्स लिंक्ड होता है, वही क्या होता है, एम। यहां डी आई बाई डी टी, इस कॉइल में जब 1 एम्पियर पर सेकंड का करंट चेंज होगा तो इसमें कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, वही क्या होता है, एम होता है। सो आई थिंक, अच्छा इसकी ये जो एल होता है, इस एल की यूनिट जो होती है वो होती है बेटा हेनरी। इसको हम एच से दिखाते हैं, और इसी तरीके से जो एम होता है, इस एम की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, हेनरी। दोनों की सेम यूनिट होती है। यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्शन है, यहाँ पे सेल्फ इंडक्शन है। आई होप you got my idea ki what the self is and what the mutual is, this one, and this is how. And then after topic 5 is there, and this topic 5 is somewhere connected to transformer, electrical devices, transformer and AC generator. Both these devices are based on the principle of electromagnetic induction, right? So we will discuss that. और इस तरीके से आपका ये जो टॉपिक है ये कंप्लीट होता है। जेई एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिए, रादर इसको मैं एसी में भी डिस्कस करूंगा। एक टॉपिक आता है एलआर सर्किट। ये जो एलआर सर्किट है, ये एलआर सर्किट हम एसी में डिस्कस करेंगे। सो इन दिस वे द चैप्टर इज डिजाइन, और हमें इसको पढ़ना चाहिए। आई थिंक आपको सभी टॉपिक्स का एक जो क्रक्स है, जो बेसिक पार्ट है, वो समझ में आ गया। एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट, दैट इज फाई, एंड वी विल बी चेंजिंग इट, वी विल बी डूइंग द न्यूमेरिकल्स, एंड वी विल कनेक्ट द concepts, how these connections are being used for the numericals. So till then, keep revising, stay tuned. Thank you. Meet you in the next lecture.